हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने रीड एंड ज्ञान चैनल में। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज लाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको PYQs कराएंगे, जिससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और PYQs जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पेपर्स के लिए, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। और स्मार्ट वर्क के लिए PYQ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और कई बार क्या होता है कि पैटर्न बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं जो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 2022 के पुलिस कांस्टेबल PYQs को। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पे हम बात करें तो हमने 2 सेशन रखे हुए हैं। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। इसमें अप्रॉक्सीमेट 49 to 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में कराए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि आपको पता होगा कि हिंदी में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, तो अगर हमने सिंपल एक सेंटेंस बोला कि सोना बाजार गई और फल और फूल लाई। अगर मैं यहाँ पर इसे लिखूं, हम एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं लिखूं कि सोना बाजार गई, सोना एक सेकेंड, हम यहाँ पर लिखते हैं सोना बाजार गई और फल और फूल लाई। फल और अगर हम और लाई लिख देते हैं, यहाँ पर सोना बाजार गई, फल और लाई। यहाँ पर फूल से ये सेंटेंस इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम कोई भी अंश किसी सेंटेंस से भूल जाते हैं तो उसको लगाने के लिए हम कुछ इस टाइप का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं फूल लिखूंगी, उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि सोना बाजार गई और फल और फूल लाई। तो इस टाइप का जो हमारा जो पद होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज हंस पद। तो हंस पद के द्वारा हम छोटा गया जो अंश है उसको यहाँ पर लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड ना किया जा सके। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम खंड नहीं कर सकते, वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। क ख ग क का हम कोई खंड नहीं कर सकते, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्ण, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज किया जाए। आपको पता होगा कि उपसर्ग हमेशा आगे और प्रत्यय हमेशा पीछे, जो वर्ड के पीछे होता है वो वहां यूज किया जाता है। तो उपसर्ग कहाँ यूज किया जाता है? पीछे। तो यहाँ पर अगर हम अंतिम की बात करें तो अंत प्लस इम। तो अंत के साथ साथ कौन सा शब्द लगाया गया है? अंत के साथ साथ लगाया गया है इम। सो इम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है कि जो स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल। तो चंबल नदी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। मोस्ट ऑफ द नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग का ही एग्जाम्पल होती हैं, तो आप इन्हें याद कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी किस भिन्न भिन्न शब्दों के भाषाओं के शब्दों से जुड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेल, आपको रेल से लग रहा होगा नाम से कि ये किसका है? अंग्रेजी का शब्द है। और जो गाड़ी है, गाड़ी किसका शब्द है? गाड़ी है हिंदी का शब्द। सो रेलगाड़ी बनता है हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट आंसर कि रेलगाड़ी किससे बना हुआ है?
अंग्रेजी और हिंदी से। इसी टाइप के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं बनाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आग की बात करें, अनल और वैश्वानर, ये तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अनिल है, अनिल, यहाँ पर अनिल की बात करें तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करने हैं सदानंद में संधि। तो सदानंद की बात करी जाए तो सदानंद में, सदानंद को हम लिखते हैं सत प्लस प्लस आनंद। तो यहाँ पर सत प्लस आनंद लिखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो तो मतलब व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो मतलब हम किसी इच्छा को शो कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने बोला कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप लाइफ में बहुत सारी तरक्की करें, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा हो, तो हम यहाँ पर अपनी इच्छाएं दर्शा रहे हैं कि ऐसा आपके साथ हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि जब इच्छाओं को प्रकट किया जाता है तब इच्छावाचक हो जाता है। सो नेक्स्ट की बात करें तो आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश से तारा तोड़ लाना मतलब एक ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल हो और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आकाश से कोई तारा तोड़ के ला सके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुत बड़ा और असंभव कार्य करना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण जो हम पत्रकारिता में यूज करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि टिप्पण का यूज कहाँ पर होता है, हमारे पत्रकारिता में। तो टिप्पण में जो भी हम भाषाएं यूज करते हैं वो वास्तविक होनी चाहिए, किसी कल्पना पर बेस नहीं होनी चाहिए, हमें अनुमान से नहीं बोला होना चाहिए, जो वास्तव में कोई चीज हो रही है तो वो होनी चाहिए। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि शब्दावली का अर्थ क्या होता है। शब्दावली नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दों का समूह। तो जो शब्दों का समूह होता है उसे क्या बोला जाता है, शब्दावली। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि शब्दों का समूह क्या कहलाता है, शब्दावली। अब हम आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। सो चाणक्य यहाँ पर लग रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का एक फॉन्ट होता है जिसका नाम दिया गया है चाणक्य। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 13, कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि थे। सो कबीर थे ज्ञानेश्वरी के। तो जो हमारे जो लेखक हैं, उनके कवि हैं, उनके जो कौन से वो शाखा से बिलोंग करते हैं, ये मोस्ट ऑफ दैट पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। जैसे मीराबाई कृष्ण वाली हो जाएंगी, और यहाँ पर कबीर जी हमारे ज्ञानेश्वरी के हो गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। सो श्री कृष्ण गीतावली किसके द्वारा लिखी गई है, सो ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो कर्मभूमि के लेखक का नाम है। सो कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया, ये मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है, तो कर्मभूमि लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। सो हिम किरीटिनी लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। इट्स ऑल्सो बी द रिपीटेड क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के मुख्य पात्र का वास्तविक नाम क्या था। सो उसमें जो भक्तिन का जो किरदार किया गया था उसका जो मेन नाम क्या था, तो भक्तिन का जो किरदार था उसका मेन नाम था लक्ष्मण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली और प्राकृत का उपरांत तीसरी भाषा थी। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आता है संस्कृत। सबसे पहले कौन सी भाषा थी,
संस्कृत हो गई। देन आता है तुम्हारा प्राकृत, सॉरी पाली, उसके बाद आता है प्राकृत। ये सीरीज मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है, कभी कभी पूरी सीरीज भी आ जाती है और उसमें से हमें चूज करना होता है। उसके बाद आता है अपभ्रंश, देन अपनी जो हम अभी यूज करते हैं हिंदी। तो आपको इस सीरीज दिख रहा होगा, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के हिंदी। अभी आपको लिखा हुआ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसे मैं इस जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करूँ। सो नेक्स्ट बार मैं आपको बेटर चीज़ दे पाऊंगी। सो यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा है पाली और प्राकृत की बात। जैसा हमने लिखा है कि संस्कृत के पाली, पाली के प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश। तो पाली और प्राकृत के बाद तीसरी जो भाषा आई थी वो थी अपभ्रंश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊनी बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है? सो कुमाऊनी बोली जो मेनली बोली जाती है वो बोली जाती है नैनीताल और अल्मोड़ा में। और ऑप्शन से भी अब एलिमिनेट कर सकते थे इसमें, क्योंकि पौड़ी, काठमांडू, मसूरी, ये सब गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली भाषा की से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम हिंदी का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ था। सो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ब्राह्मी लिपि से। और एक और क्वेश्चन जो रिपीट पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था जयभट्ट, जय भट्ट शिला में। ये है ब्राह्मी लिपि का यूज कहाँ हुआ था? जयभट्ट शिला में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको हिंदी समझ में आई होगी। इन्हें प्लीज, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखें, पीडीएफ से पढ़ें या कुछ भी करें, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हिंदी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर क्वेश्चन हमें लगता तो है कि नंबर गेन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। सो हिंदी से नंबर गेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। और हिंदी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हिंदी में हम अगर अच्छे से मेहनत करें तो मार्क्स गेन कर सकते हैं। देन हम अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब आता है जीएस। यहाँ पर 2022 का जो पेपर था उसमें काफ़ी सारे करंट अफेयर पूछे गए थे। पहले हम सोच रहे थे कि करंट अफेयर नहीं डालें, लेकिन इन्हें डालना था, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से पार्ट से करंट अफेयर का कितना कितना सेक्शन पूछा गया है। सो हम करंट अफेयर पुराना भी कर लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए, कभी कभी रिपीटेशन के चांस भी बन जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँ कि हमें थोड़ा अभी आपका सपोर्ट चाहिए। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की हेल्प करें हमें, कि हम आपको ऐसे कंटेंट देते रहें। और आगे मैं बोलूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई जो भाई बहन है वो अगर अभी कांस्टेबल की के पेपर के तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो शेयर करें जो उन्हें ये हेल्प कर पाए उनके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पीआरक्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय उपग्रह क्लाससेट V2 के प्रशिक्षण की तिथि क्या थी? तो इसकी जो तिथि थी वो थी 24 जनवरी 2019 को। 2019 को ये प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट बात करें 22 की, तो कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान हमने काफ़ी सारी वैक्सीन लगाई थी। तो जो एक कोविशील्ड वैक्सीन थी वो बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें कि गेहूं के दाने होते हैं। सो गेहूं के दाने लगता तो बीज है, हम बोलते भी यूज में है कि बीज है बीज है, लेकिन वो एक्चुअल में बीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो एक फल है। तो गेहूं का जो दाना होता है वो किस में इंक्लूड किया जाता है? फल में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो उस समय हमारे
जो 22 की जो पेपर है उसके बाद का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे तो थे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, लेकिन अभी जो रिसेंट में हमारे लोकपाल हैं वो हैं जस्टिस जस्टिस अजय मनिक खाड़विलकर। सो आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जस्टिस अजय मनिक खानविलकर, अजय मनिक रॉय खानविलकर इज अभी हमारे जो रिसेंट में लोकपाल हैं वो हैं। और अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आया था 2013 में, और इस एक्ट को जो फोर्स में लाया गया था वो लाया गया था 16 जनवरी 2014 से। और जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं उन्हें पीपल्स फ्रेंड्स मतलब जनता का दोस्त भी माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अभी इस टाइम पे जो मिला है ये अवार्ड वो मिला है मंगलम बिरला, मंगलम बिरला को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की गई? सो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी इज गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? सो ये खिताब जीता गया है आपका ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? सो ये लाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए इज ऑपरेशन गंगा। अभी ये तो उस टाइम का करंट अफेयर था। सो अभी की बात करें तो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। तो ये अभी आ सकता है और ऑपरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके लिए इसके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट की बात करें सो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण ये सारे माने जाते हैं, विंडोज, लिनक्स और मैक जीरो एस। सो मैक जीरो एस अब आपको पता होगा कि एप्पल में भी यूज़ किया जाता है और हमारे जो फ़ोन हैं उसमें हम एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। सो ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 1 टेराबाइट में शामिल है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024 गीगाबाइट। टेराबाइट गीगाबाइट वाला हमेशा पूछा जाता है, तो एक बार हम इन्हें अलग से पेज में देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1024 अगर बाइट्स की बात की जाए तो बाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, किलोबाइट्स। अगर मैं 1024 किलोबाइट्स की बात करूं तो किलोबाइट मिलकर बनाते हैं 1 मेगाबाइट। और अगर मैं 1024 मेगाबाइट की बात करूं तो मेगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट। और अगर मैं 1024 गीगाबाइट की बात करूं तो गीगाबाइट बनाते हैं 1 टेराबाइट। और अगर मैं 1024 टेराबाइट की बात करूं तो टेराबाइट बनाते हैं आपका पेटाबाइट। सो यहाँ लिख देती हूँ पेटाबाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट्स बनाते हैं, 1024 केबी मिलकर किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट्स बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट्स मिलकर 1 गीगाबाइट्स बनाते हैं, 1024 गीगाबाइट्स मिलकर 1 टेराबाइट्स बनाते हैं, 1024 टेराबाइट्स मिलकर 1 पेटाबाइट्स बनाते हैं। सो ये बहुत बार पूछा जाता है, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने आपको बोल के बता दिया है, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, वीडियो पीछे करके दोबारा चलाइएगा जो आपको
अच्छे से सुनाई दे और आप नोट कर सकें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहते हैं? तो आपने कभी भी देखा होगा कि ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। तो इन ऐसे जो अवांछित मतलब जिनकी हमें इच्छा नहीं होती, ऐसे जो चीज़ें भेजी जाती है उसको स्पैम्स बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 32। भारत में आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में है? सो आईटी अधिनियम आया था 2000 में। सो भारत में जो आईटी एक्ट आया था हमारा, वो कब आया था? 2000 में। नेक्स्ट की बात कर लें तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बुद्धा, महावीर वगैरह। सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 34। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार का नाम है सीढ़ी, दरवाजा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का न्यूनतम स्रोत है? तो ऊर्जा का जो न्यूनतम स्रोत है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्रोत भी माना जाता है इसको। सो ये है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिका क्रांति से। सो ये अमेरिका क्रांति का जो मेन रीजन रहा है स्टार्ट होने का, उसे बोल सकते हैं। सो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स इम्पोर्टेंट। देन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बुशमैन का क्षेत्र आता है कालाहार मरुस्थल में। तो कालाहार मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र आता है? बुशमैन के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करें तो भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इस बार की रिपोर्ट है उस हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और अगर यहाँ पर परसेंटेज की बात की जाए कि परसेंटेज में कहाँ है, तो परसेंटेज की बात की जाए तो मिजोरम में। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर सबसे ज्यादा वन की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में, और अगर 1% की बात की जाए तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मिटरॉय अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है आंध्र महासागर का जैविक अध्ययन करने के लिए। तो इसका जैविक अध्ययन करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना गया है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये ऑप्शन नंबर सी इज कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। जलप्रपात से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे रिवाइज करके जाइएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? हमारे ओम बिरला जी। तो प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट बात करें भारत, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन है? तो अगर मैं अस्पृश्यता देखूं तो वो है आर्टिकल 17 में। सो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम अगर ऑप्शन नंबर ए 14 की बात करें तो ये हो जाता है विधि के समक्ष समानता, और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सब समान होंगे। 16 की बात करें कि जैसे कोई भी अगर किसी भी चीज के लिए जैसे हम एग्जाम्स देते हैं उनको, उसमें सबको बराबर राइट्स होंगे, इस टाइप का कि जो लोक नियोजन जो लोगों के लिए नियोजन किया जाता है मतलब उसके लिए अवसरों की समानता। और अगर 42 की बात करें तो ये है कार्य की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं में उपबंध, कि क्या कार्य में हर चीज न्यायसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। शहरी स्थानीय स्वशासन के संबंधित 74 अमेंडमेंट एक्ट के अधिनियम पारित होने के समय भारत के
प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे थे पीवी नरसिम्हा रॉय। तो हाँ, यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये मोस्ट बार पूछा जाता है। 74 जो अमेंडमेंट एक्ट था वो किसके लिए था? स्थानीय निकाय के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ आता है 73, और 73 जो था, 73 था पंचायत के लिए। और अभी आपने देखा होगा पंचायत की चुनाव हो भी रहे हैं, काफ़ी चर्चा में है, तो इसे थोड़ा याद करके जाएगा, रिवीजन करके जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 73 पंचायत के लिए। नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन नंबर 44, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया से प्रच्युत किए गए हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 45 देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा देश भारत में सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है यूएसए में। और अभी जो प्रेजेंट का डाटा है, अभी भी हमारा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? यूएसए। हम सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करते हैं? यूएसए को। अभी टैक्स वेस भी लगाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि ट्रम्प जी सब जगह टैक्स लगा रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि की चकबंदी सुधार का अंग नहीं है। लगान का नियम है, काश्त अधिकार की सुरक्षा है, काश्तकारों को अस्तित्व का स्वामित्व का अधिकार, ये सब जो काश्तकारी व्यवस्था में सुधार है इसका अंग होता है। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47, किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? सो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन से भारत में संवैधानिक वित्त की समस्या नहीं है? तो संवैधानिक वित्त की समस्या जो है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। सो नेपाल ने इनका सहयोग किया था सक्रिय रूप से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम इस सीरीज का हमें आपको जैसे पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल की, जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उत्तराखंड, उसमें। सो इसका पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने 2 पार्ट्स में इसे रखा है। सो यहाँ पर ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।